हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हमारी सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है और अभी हमारी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। आज हमारी सीडीपी की 7th क्लास है। इससे पहले की 6 क्लासेस हम कर चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है फ्रेंड्स, वहाँ पर ये सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। इसमें हम कवर करने वाले हैं शिक्षण विधियाँ, यानी कि टीचिंग मैथड्स। ये सारी क्लासेस फ्रेंड्स आपको पेपर 1 और पेपर 2 में इक्वली हेल्प करेंगी, क्योंकि सिलेबस आपका दोनों का सेम है। ठीक है, तो समझ लेते हैं चैप्टर। तो देखिए, बहुत सारी टीचिंग मेथड्स होती हैं। टीचिंग मेथड्स मतलब होता है कि मेथड्स यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना। आपने देखा होगा हर बच्चे का समझने का, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। तो एज अ टीचर आपको, जब आप टीचर बन जाएंगे ना, आपको भी इसी तरीके से काम करना है। अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स हैं। देखिए, सीटेट में जो क्वेश्चन बने हैं सबसे ज़्यादा, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टीचिंग मेथड से बने हैं। ठीक है, वो अभी आगे आएंगी। सबसे पहली टीचिंग मेथड है आपकी फ्रेंड्स समस्या समाधान विधि, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज भी लेते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चों को कोई एक समस्या दे दी जाती है, कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाती है और बोला जाता है कि इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। तो बच्चा जो है अपना दिमाग लगाता है अलग अलग तरीके से। यही होता है आपका समस्या समाधान विधि। अब ये जो समस्या समाधान विधि है, इसके कुछ स्टेप होते हैं। बच्चे किस तरीके से किसी समस्या का समाधान करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बच्चे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सीटेट में सबसे पहले यही है, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये आपसे पूछा जाता है कि समस्या समाधान विधि के कितने स्टेप है, और आपको स्टेप ऐसे लगा करके दे देंगे और बोलेंगे कि सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेप यूज़ होगा। तो आपको इनको सीरियल में याद करना है। सबसे पहले समस्या को चुनेंगे, फिर उनके कारणों का पता लगाएंगे। इस तरीके से सीरियल में याद करना है कि स्टेप में, कौन से स्टेप में आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समस्या को चुनना। सबसे पहले टीचर क्या करेंगे, समस्या को चुनेंगे। ठीक है, और बच्चों को दे देंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, समस्या के कारण। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, समस्या के कारणों का पता लगाएंगे। जैसे समस्या चुन ली, टीचर ने एक समस्या चूज करके बच्चों को दे दी। बच्चे क्या करेंगे, अब उस समस्या के कारण को जानने की कोशिश करेंगे सॉल्व करने से पहले। ठीक है, ये आपको भी पता होगा। जैसे आप एग्जाम देते हैं, अगर कभी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो आप क्या करते हैं, उसके पीछे का रीज़न ढूंढने लगते हैं कि अच्छा मेरा ये क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। तो उसी तरीके से सबसे पहले समस्या को चुनेंगे, फिर समस्या के कारण का पता लगाएंगे। उसके बाद समस्या से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आपने कारण जान लिया कि अच्छा सीडीपी मेरा वीक है, इसलिए मेरा नहीं हो पाया क्वालिफाई। उसके बाद आपने क्या किया, संबंधित जानकारी एकत्र करी, यानी कि सीडीपी को पढ़ना स्टार्ट करा आपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप समस्या का समाधान। जब आपने सीडीपी पढ़ना स्टार्ट करा, आपका सीडीपी स्ट्रांग होने लगा, तो आपको समस्या का समाधान मिल गया। ठीक है, आपने सीडीपी को अपना बहुत अच्छा कर लिया। फिर है समस्या का व्यावहारिक प्रयोग। अब जब समस्या का समाधान हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम, जो आपने जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा है, उसको आप अपने व्यवहार में भी प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, आपके बिहेवियर में भी वो चीज़ झलकनी चाहिए। तो ये है आपके समस्या समाधान के स्टेप्स, जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दोनों मेथड है फ्रेंड्स। एक आपकी आगमन विधि इंडक्टिव मेथड, और दूसरी आपकी निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। तो चलिए इन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आगमन विधि क्या है। इस विधि में सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में नियम निकाले जाते हैं। यह विधि छात्र केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें क्या होता है ना, टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू धीरे धीरे उनको रूल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसमें बच्चों को रटवाया नहीं जाता है। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टीचर बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं, नाउन टॉपिक, तो डायरेक्टली नाउन का नियम वो नहीं बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो नाउन के एग्जाम्पल बच्चों से पूछेंगे और बच्चों को बताएंगे। जैसे आप जानते हैं नाउन क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम। जैसे टीचर ने बच्चों से कहा, क्या आपने दिल्ली का नाम सुना है, आपका नाम क्या है, आपके दोस्त का नाम क्या है। इस तरीके से एग्जाम्पल निकलवाए। उसके बाद टीचर ने कहा, जिस चीज़ का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, यही सारी चीज़ें तो आपकी नाउन के अंदर आती हैं। फिर धीरे धीरे उन एग्जाम्पल के थ्रू जो है टीचर ने बच्चों को नाउन का नियम पढ़ाया, यानी कि रूल पढ़ाया। तो यही होता है फ्रेंड्स आपका आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। याद रखिएगा,
ये जो आगमन विधि और निगमन विधि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट है, इसीलिए सीटेट में इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी गई है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम्पल टू रूल कौन सी मेथड जाती है और रूल टू एग्जाम्पल कौन सी जाती है। तो याद रखिएगा, जो आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड है वो आपकी एग्जाम्पल टू रूल जाती है, यानी कि पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताए जाते हैं फिर रूल बताए जाते हैं। और जस्ट इसकी अपोजिट है फ्रेंड्स ये निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड। तो डिडक्टिव मेथड क्या होती है, देखिए इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम बताए जाते हैं, इसके पश्चात उदाहरण दिए जाते हैं, और ये विधि आपकी शिक्षक केंद्रित विधि होती है। अब शिक्षक केंद्रित क्यों होती है, क्योंकि इसमें बच्चों को रटवाया जाता है, शिक्षक अपने हिसाब से पढ़ाते हैं ना कि बच्चों के हिसाब से, ठीक है। और बच्चों के हिसाब से जो पढ़ाई जाती है विधि वो हमने पढ़ी आगमन विधि, जो कि बाल केंद्रित होती है, ठीक हो गया। तो देखिए इस विधि में सबसे पहले रूल बताए जाते हैं। जैसे टीचर क्या करेंगे, नाउन टॉपिक पढ़ाना है तो इस मेथड में सबसे पहले बच्चों को वो नाउन की डेफिनेशन बता देंगे, और डेफिनेशन बताने के बाद बच्चों को फिर वो एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। ये होता है आपका निगमन विधि, जो जाती है आपकी रूल टू एग्जाम्पल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेथड भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि प्रोजेक्ट मेथड इसके प्रवर्तक कौन है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तीसरी मेथड आती है हमारी प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे, याद रखिएगा। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह अनुभव केंद्रित होती है और यह विधि वास्तविकता पर बल देती है। देखिए इस विधि में क्या होता है, बच्चों को एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाता है। आपने भी देखा होगा जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे, आपको भी टीचर्स के द्वारा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता था और कहा जाता था कि इस प्रोजेक्ट को आपने बनाना है, अपने मन से बनाओ, अपने अनुभवों से बनाओ, आपके जो एक्सपीरियंस है, आपको जो चीज़ें आती हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रोजेक्ट को खुद से बनाओगे। आप लोग खुद बनाते होंगे, आपको याद होगा, इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो यही होती है आपकी प्रोजेक्ट मेथड। इसमें बच्चा अपने अनुभव के आधार पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। अब वो प्रोजेक्ट चाहे आपके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड दिया हो सकता है ऐसा कोई टॉपिक दिया हो जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कुछ ऐसा टॉपिक दिया हो जो आपकी बुक्स में दिया हो लेकिन डेली लाइफ से कनेक्टेड ना हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट किसी भी चीज़ में दिया जाता है। जैसे अगर आपने बीएड करा है तो आपको पता होगा, अगर बीएड आप रेगुलर रहे हैं तो आपने केस स्टडी करी होगी फ्रेंड्स। तो केस स्टडी में भी हमको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और हम किसी बच्चे के ऊपर केस स्टडी करते हैं उस प्रोजेक्ट के दौरान, और वो हमें खुद ही करनी पड़ती है, उसमें टीचर हेल्प नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस चीज़ को करते हैं, ठीक है। अपने जो भी अनुभव होते हैं अपने हिसाब से हम उस चीज़ को करते हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स आपका प्रोजेक्ट मेथड, जो दी थी किलपैट्रिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड, ये दोनों मेथड भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ी थी उसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी जो मेथड्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्लेषण विधि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस मेथड, और संश्लेषण विधि जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस मेथड। जैसे आपने ऊपर पढ़ी ना, आगमन और निगमन विधि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, सेम यहाँ भी है। विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि ये दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला विश्लेषण विधि। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन करते हुए उसे हल किया जाता है। और जो आपकी संश्लेषण विधि होती है, इस विधि में समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ, ठीक है। आपकी समस्या है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है और एक बार आप दे चुके हैं और आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे इस बार, ठीक है, जैसे पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार उसके बाद आपने क्या किया, आप समस्या का हल ढूंढने लगे। और उस समस्या का हल ढूंढने के लिए आप सीटेट के सिलेबस को आपने अच्छी तरीके से पहले देखा, ठीक है। उस सिलेबस के अंदर देखा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसके बाद आपने देखा इन सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, फिर आपने देखा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर से भी प्रीवियस ईयरली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सीटेट क्वालिफाई करने के लिए आपने अपनी प्रॉब्लम्स को अलग अलग भागों में तोड़ा, अलग अलग हिस्सों में तोड़ करके उसका रीज़न ढूंढा और उस पर काम करना स्टार्ट करा। तो यही होता है एनालिसिस मेथड, विश्लेषण विधि। जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उस प्रॉब्लम को बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर आपने देखा कि अच्छा प्रीवियस ईयरली इन चैप्टर से आया है, फिर आपने उन चैप्टर्स को कवर करा, उसके बाद पूरा सिलेबस ऐसे पढ़ते गए। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करा आपने। ये होता है आपका एनालिसिस मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है विश्लेषण।
संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। इसमें क्या होता है कि समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए आप हल निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक टॉय है, ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों के पास टॉयज़ होते हैं, कुछ ऐसे टॉयज़ होते हैं जिनको हम जोड़ जोड़ करके बड़ा बनाते हैं। ये टॉयज़ आपने देखे होंगे, आजकल खूब चल रहे हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चों को जो है उन टॉयज़ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इन टॉयज़ के पार्ट्स को जॉइंट करो और सही सा टॉय बनाओ जो बड़ा सा इनको ऐड करके होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, उस टॉयज़ के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हैं और लास्ट में बड़ा सा टॉय बना देते हैं जो कि रियल में होता है। यानी कि छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए उन्होंने क्या किया, समस्या का हल निकाला। ये होता है आपका सिंथेसिस मेथड। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आती है आपकी डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि। ये कौन सी विधि है, देखिए इस विधि में जो भाषा बच्चे को सिखानी होती है उसी भाषा में बच्चे से बातचीत की जाती है। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा मातृभाषा क्या होती है फ्रेंड्स, ठीक है, फिर समझाऊंगी कि टारगेट लैंग्वेज क्या है। तो देखिए मातृभाषा मतलब होता है मदर टंग, बच्चे की पहली भाषा। जब बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद की उसकी पहली भाषा। और पहली भाषा क्या होती है, पहली भाषा मातृभाषा होती है और वो वही भाषा होती है जो बच्चे के घर में बोली जाती है। जैसे एक बच्चा है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जन्मा हुआ है, उसके घर में ऑब्वियसली हिंदी ही बोली जाती होगी। तो हिंदी जो है उसकी क्या हो गई, फर्स्ट लैंग्वेज हो गई, यानी कि मदर टंग हो गई, ठीक है, जिसको वो अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लेता है, जिसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है उसको, ठीक है। कभी बच्चे को आपने देखा है कि आपके घर की लैंग्वेज वो रटता है? रटता नहीं है। मम्मी पापा जैसी लैंग्वेज में बात करते हैं बच्चा सुन सुन के वैसे ही अनुकरण करके, नकल करके, इमिटेशन करके सीख लेता है, ठीक है। वही आपकी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, बच्चे की पहली लैंग्वेज होती है। तो ये जो प्रत्यक्ष विधि है ना, इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करा जाता है। इस विधि में बच्चे के स्कूल में कभी भी मातृभाषा नहीं बोली जाती है। तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है भाई, इसमें होती है टारगेट लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स लक्ष्य भाषा, ठीक है। जैसे हम हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जन्मे हैं तो हमारी जो लक्ष्य भाषा होती है वो हमारी कौन सी होती है, इंग्लिश होती है, क्योंकि हिंदी हमारे घर में बोली जाती है और स्कूल में हमको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, लेकिन इंग्लिश हमारे घर में नहीं होती है। तो इंग्लिश हमारे लिए क्या हो गई, सेकंड भाषा हो गई, दूसरी भाषा, जिसको हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज। वो हमारा लक्ष्य है उसको सीखना, इसीलिए वो हमारा टारगेट है उस भाषा को सीखना, तो उसको हम बोलते हैं टारगेट लैंग्वेज यानी कि लक्ष्य भाषा, जो कि बच्चे की दूसरी भाषा होती है और उसको सीखने के लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जन्मे हैं तो हिंदी लैंग्वेज को आप सीखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा क्योंकि आपके घर में बोली जाती है, आप सुन के ही सीख लेते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश सीखना हमारे लिए फिर एक टास्क हो जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है। तो इसमें यही है कि जिस लैंग्वेज को आपने सीखना है उसी लैंग्वेज में स्कूल में बातचीत करी जाती है बच्चे से। बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग स्कूल में नहीं होता है, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही बातचीत होती है, क्योंकि टारगेट यही है कि बच्चे को वो लैंग्वेज सिखानी है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं TL, इसका मतलब है टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश। ये हमारे लिए है, जो बच्चे हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जन्मे हैं उनकी टारगेट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। अनुकरण करना यानी कि नकल करना। इस विधि में बच्चे अनुकरण करके यानी कि नकल करके सीख लेते हैं। जैसे बच्चे शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीख लेते हैं। जैसे स्कूल में बच्चों को कुछ पढ़ाया जा रहा है, बच्चे देखते हैं टीचर क्या बोल रहे हैं, टीचर जो भी जिस चीज़ का भी वो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं टीचर, उसी चीज़ को बच्चे भी सीख लेते हैं सुन सुन करके, ठीक है। तो यही होता है आपका सिमुलेशन मेथड। और फैमिली में भी वही वाली बात हो गई जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया कि बच्चों के घर में मम्मी पापा जिस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं वही लैंग्वेज बच्चे भी सीख जाते हैं, अनुकरण करके, नकल करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ लेंगे व्याख्यान विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लेक्चर मेथड। तो देखिए लेक्चर मेथड नाम से ही क्लियर है, यह शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षक क्या करते हैं, सिर्फ लेक्चर देते हैं, व्याख्या करते हैं। इसमें शिक्षक द्वारा तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। यह विधि शिक्षण की प्राचीन विधि मानी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये विधि बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है सीटेट में। ये शिक्षण के लिए प्रभावी विधि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि बच्चे बोर हो जाते हैं। जब आप छोटे होंगे आपने भी देखा होगा, अगर टीचर आपको लेक्चर दे रहे हैं,
उस टॉपिक भले ही वो कितना ही अच्छा टॉपिक क्यों ना हो, अगर लेक्चर मेथड के थ्रू आपको पढ़ाएंगे तो आप बोर होने लगते हैं, नींद आने लगती है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब हम स्कूल जाते थे तो यही होता था, टीचर अगर कुछ लेक्चर दे रहे होंगे आगे से तो कुछ बच्चों को तो नींद आ जाती थी, इतनी बोरियत हो जाती है। इसीलिए इसे मानते हैं शिक्षण की प्राचीन विधि और ये शिक्षण के लिए बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। अब आप कहेंगे प्रभावी विधि कौन सी है? फिर प्रभावी विधि है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है। डेमो करके अगर टीचर पढ़ा रहे हैं सबसे प्रभावी तो वो है, यानी कि दिखा करके पढ़ा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करवा के पढ़ा रहे हैं, तो वो होती हैं आपकी टीचिंग की इफेक्टिव मेथड, प्रभावी विधि। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी विधियां यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया टीचिंग मेथड्स का। आई होप आपको सारी मेथड समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स, समझ में आई होंगी। और अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखते बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लासेस के साथ साथ हर एक टीचिंग एग्जाम की इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, और कल से हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।